नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की इस क्लास में गवर्नर जनरल तथा वायसराय से संबंधित घटना चक्र पूर्वावलोकन के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कथन दिए गए हैं, तो देखते हैं क्या पूछा गया है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये गलत हो गया क्योंकि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। दूसरा है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये सही है। वर्ष 1833 में विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने 1757 का प्लासी का युद्ध जीतकर बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1781 में बनारस विद्रोह किया था और इस विद्रोह के समय जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, वे चुनार के किले में छुप गए थे। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी और इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ या इसे रिंग फेस नीति भी कहा जाता है, तो इसका संबंध वारेन हेस्टिंग्स से था। इसके तहत यह किया जाता था कि यदि अपने साम्राज्य को आपको बचाना है तो आपके साम्राज्य के आसपास के जितने राज्य हैं उनकी सीमाओं की सुरक्षा आप करेंगे तो आपके अपने राज्य की सीमा की सुरक्षा स्वयं हो जाएगी। इसे ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहा जाता था। पूछ लिया उन्होंने कि रिंग फेस नीति का संबंध किससे है? तो रिंग फेस नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग्स से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो देखिए, द्वैध शासन प्रणाली जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में शुरू की थी, जबकि वारेन हेस्टिंग्स ने इसे 1772 में समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन यानी द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लाई गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर 1788 से लेकर 1795 तक महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। हालांकि आगे चलकर इसे इससे बरी कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। कॉर्नवालिस संहिता जो कि 1793 में आई थी के द्वारा शक्तियों का पृथक्करण किया गया था और कर व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को अलग अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा यानी भारतीय सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? इसमें यह पूछ रहे हैं। तो भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन कॉर्नवालिस के शासनकाल के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु सन 1805 में हुई थी और उसकी जो कब्र है गाजीपुर में स्थित है। लॉर्ड बेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये इस नियम में था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी था। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये इस नियम में नहीं था। वहीं भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी इसमें था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने। अगला प्रश्न है, बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो बसीन की संधि 1802 में हुई थी और लॉर्ड बेलेजली तथा बाजीराव द्वितीय के बीच यह संधि हुई थी, जिसके तहत बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की थी।
है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब पहला शासक था जिसने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारा था। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम पहले भारतीय देशी शासक थे जिन्होंने सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य था कि वे अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, सही है। सहायक संधि 1863 में नहीं हुई थी। सहायक संधि आपकी 1798 में हुई थी, तो ये आपका गलत ऑप्शन दिया है, यानी उत्तर हो जाएगा बी। इसके अलावा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, ये भी सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813, ये भी सही है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किसने एक भारत में ब्रिटिश पताका फहराई थी? तो नेपोलियन जब यूरोप में साम्राज्य धराशायी कर रहे थे उस समय भारत में लॉर्ड वेलेजली ब्रिटिश पताका को फहराने का काम कर रहे थे। इन्होंने 1798 में सहायक संधि का क्रियान्वयन किया था। अगला प्रश्न है आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? तो आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत 1815 में हुई सुगौली की संधि के साथ हुआ था। देखिए वही प्रश्न पूछ लिया गया है, सुगौली की संधि हुई थी, तो सुगौली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध के परिणाम स्वरूप 1815 में हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो के समय बक्सर का युद्ध हुआ था, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये भी सही है। लेकिन तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय न होकर लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1817-18 में हुआ था, यानी सही उत्तर हो जाएगा डी, जो कि मिलान के रूप में सही नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे थे। सर टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। इन्होंने दक्षिण भारत में भू राजस्व की वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा कुर्ग को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी शासन में मिला लिया था। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य हुआ था और इस समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अगला प्रश्न है ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो ठगों का दमन कैप्टन सिलीमैन ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के कहने पर किया था। इन्होंने लगभग 1500 से अधिक ठगों को गिरफ्तार करके उन्हें सजाएं दिलाई थीं। अगला प्रश्न है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो सती प्रथा पर पाबंदी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में लगाई थी। इन्होंने एक ऐसा नियम बनाया जिसकी धारा 17 के तहत किसी को भी सती होने के लिए बाध्य करना हत्या के रूप में माना जाता था। अगला प्रश्न है इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो सन 1789 में बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति द्वारा हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कई राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्य में राज्य हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत के तहत किया था, लेकिन अवध को लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न है बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के तहत 1850 में किया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर वर्ष 1856 में किया था।
अगला प्रश्न है, विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले सतारा का विलय हुआ था, इसके बाद बघात का विलय हुआ था, फिर उदयपुर का विलय हुआ था और अंत में झांसी का विलय हुआ था। यानी सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति या व्यपगत सिद्धांत के तहत सबसे पहले वर्ष 1848 में सतारा को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। तो जेम्स एंड्रयू रैमजे लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। लॉर्ड डलहौजी को अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एलनबरो के समय वर्ष 1843 में संपन्न किया गया था। अगला प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। तो सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। तो जेम्स आउटरम अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था और इसी की रिपोर्ट के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शासन का आरोप लगाकर मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में बंबई से ठाणे के बीच बिछाई गई थी। उसने किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। तो भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा वर्ष 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा शुरू की गई थी। उसने ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था, जब 1885 में संपूर्ण बर्मा को भारत में मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो PWD का गठन लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से वर्ष 1856 में क्रियान्वित किया गया था और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। हालांकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसे अधिनियमित लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था। तो 1857 की क्रांति के बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद जो था उसका नाम वायसराय कर दिया गया था और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ था। अगला प्रश्न है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा के तहत अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारों को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को 1877 में भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। इसके लिए 1876 में राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल में भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो लॉर्ड एलनबरो द्वारा वर्ष 1843 में एक्ट 5 के तहत दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, तो ये सही है क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही 1793 में स्थायी बंदोबस्त लाया गया था। इसके अलावा लॉर्ड बेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ये गलत है क्योंकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जॉन लॉरेंस के समय आई थी। सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं थी। सहायक संधि के प्रवर्तक तक लॉर्ड बेलेजली माने जाते हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय ना होकर लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी, यानी सही उत्तर है ए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि के जन्मदाता थे, लॉर्ड डलहौजी व्यपगत सिद्धांत के जन्मदाता थे, वहीं लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता से नहीं जुड़े थे। उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत जॉन लॉरेंस के समय आया था। प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में शुरू किया गया था। इसने निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये गलत हो गया क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड बेलेजली के समय हुआ था। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन जो कि सती प्रथा से जुड़ा था ये भी सही है, यानी सी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद वर्ष 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो यह बातचीत चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि सही है, सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध ये गलत हो गया क्योंकि आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। तो इसका सही उत्तर है सी। उसने निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड एलन बरो के समय अवध का विलीनीकरण ये गलत है क्योंकि अवध का विलीनीकरण 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने किया था। दूसरा है लॉर्ड डलहौजी के समय सिंध का विलीनीकरण, तो ये भी गलत है क्योंकि सिंध का विलीनीकरण वर्ष 1843 में लॉर्ड एलन बरो द्वारा किया गया था। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण ये सही है, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये भी सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना ये भी सही है, लेकिन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का होना लॉर्ड लिटन ये मेल गलत है क्योंकि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था, ना कि लॉर्ड लिटन के समय, यानी उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी? तो अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। वहीं नियमित जनगणना वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो जो वर्ष 1869 से 72 तक भारत के वायसराय रहे थे की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी। प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड यानी अग्रगामी नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिटन वर्ष 1876 में अग्रगामी नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। प्रश्न है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था? तो दिए गए ऑप्शन में लॉर्ड कर्जन सबसे दीर्घ समय तक भारत के वायसराय रहे थे। वे 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वायसराय रहे थे, यानी कुल 7 वर्ष तक वे इस पद पर रहे थे। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था? तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के समय आया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, तो यही गलत हो गया क्योंकि स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे। प्रश्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो लॉर्ड डलहौजी व्यपगत सिद्धांत से जुड़े थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध किया था, लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन के जनक थे, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है? पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, ये गलत है। लॉर्ड बेलेजली स्थायी बंदोबस्त, ये भी गलत है। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, ये सही है। 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी और सर जॉन मार्शल इसके महानिदेशक बनाए गए थे। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट्स कॉर्प्स की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था कि जो देसी राजकुमार थे या सामंतों के पुत्र थे उन्हें जो सैनिक शिक्षा है वो दी जाए। तो इंपीरियल एक्ट कॉर्प्स के तहत यह व्यवस्था की गई थी। सैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, तो ये सही है। दूसरा है पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, तो ये भी सही है। यानी सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो फूट डालो और राज्य करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन तथा लॉर्ड मिंटो दोनों गवर्नर जनरलों द्वारा अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। ये किसने कहा था? तो उपर्युक्त स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन का था। अगला प्रश्न है इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो लॉर्ड मिंटो ने मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित करके मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ये भी सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन ये गलत हो गया क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में जो लॉर्ड लिटन थे उनके समय लाया गया था, यानी सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन विलियम बेंटिक ये सही है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय आया था। रिंग फेस नीति वारेन हेस्टिंग्स से जुड़ी है, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन के समय नहीं, लॉर्ड लिटन के समय वर्ष 1878 में लाया गया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण लॉर्ड हॉर्डिंग के समय वर्ष 1911 में किया गया था। अगले प्रश्न में कूट का मिलान करना है। तो चूक का सिद्धांत या हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के समय आई थी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल में दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव के समय था और सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक से जुड़े हैं, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। संबलपुर को वर्ष 1849 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। सतारा को 1848 में मिलाया गया था। अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में मिलाया गया था। वहीं झांसी को 1854 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। घटनाचक्र पूर्वावलोकन से संबंधित इस सीरीज के बारे में आपके कोई सुझाव या शिकायतें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।